ट्वेल्थ क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि डेंसिटी का मतलब कुछ वॉल्यूम के अंदर जैसे मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही चीज़ समझनी है आपको कि क्या है कि आपने पढ़ चुके कि आपके पास अगर कोई कैपेसिटर हो तो उसकी प्लेट के बीचों बीच आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं और उसका फॉर्मूला U = ½ CV² या QV/2 या 1/2 QV हमारा फॉर्मूला चलता रहता है। तो उसी एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में जो आई उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड इट्स एनर्जी डेंसिटी। इसको स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। उसके कई मेथड हैं इसको सोल्व करने के इस बुक के अंदर। तो वैसे क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है। तो जब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग तो ये फॉर्मूला आ जाता है 1/2 ε0E²। अब इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, देखिए कैसे। मान लीजिए ये हमारा एक कैपेसिटर है और इसमें हमने एनर्जी स्टोर कर ली। मीडियम एयर थी K = 1 यानी वैक्यूम की बात हो रही है। इसके बीच में कुछ नहीं भर रखा हुआ वैक्यूम है। ये +Q था, ये -Q था। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती थी ये आपको पता। अगर कैपेसिटेंस C हो तो हम जानते हैं C किसके इक्वल होगा इसका? C = ε0A/d। C डिपेंड ओनली ज्योमेट्रिकल फैक्टर। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर्ड between the plate of capacitor। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच जो एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई? तो U = क्या होता था फॉर्मूला? ½ CV², यही होता था। अगर आप ऊपर से C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो क्या है? ½ ε0A/d हो जाएगा इंटू V², ये हो जाएगी। अब इसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? ऊपर नीचे D से मल्टीप्लाई कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो क्या हो गए? 1/2 ε0V², ये हो गया AD का मतलब ये वॉल्यूम, एरिया इंटू ब्रेथ। अगर ये सेपरेशन D है अपना और इस प्लेट का एरिया A है, ये ऐसा है एरिया, तो आपका ये वॉल्यूम की तरह ट्रीट हो जाएगा पूरा। तो AD/d², ऐसे हमारा बन गया। तो U = अगर आगे चाहें तो इसमें V को भी पुट कर सकते हैं। V = क्या होता है? V = E/d होता है या E/d होता है, ये आपको सोच के बताना। तो E = V/d होता है, तो V = आ जाएगा E/d। तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे V की जगह ED। तो U किसकी इक्वल आ गया? U = 1/2 ε0 V की जगह ED, मतलब E² d² AD/d²। क्या D² से D² कैंसिल? तो बिल्कुल D² से D² कैंसिल। तो एनर्जी कितनी आ गई? एनर्जी की एक और फॉर्म आ गई, देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा। U = ½ ε0E² AD अपना वॉल्यूम है। जब ये पता लगी तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बाद आप लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। देन एनर्जी डेंसिटी उसके फॉर्मूले से आप एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं स्मॉल u = एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी तो है बेटा आपकी ये क्या
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और वॉल्यूम कितना होगा, ए डी होगा, तो ए डी से ए डी कैंसिल, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। यूनिट क्या होगी बेटा इसकी एनर्जी डेंसिटी की, अगर आप लिखोगे एनर्जी मतलब जूल और वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो यूनिट वही होगी जूल पर मीटर क्यूब। तो ऐसे आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी हुई। क्या एनर्जी डेंसिटी, एक बार और सुन लीजिए। कैपेसिटर की प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो भी होगी वो उसकी एनर्जी डेंसिटी बोली जाएगी। क्लियर, नोट करिए इसको वीडियो को पॉज करके। अगला टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे नाम से ही क्लियर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब जोड़कर हटाना। अगर आपके पास दो चार्ज कंडक्टर हैं, दो तार हैं, उनको वो चार्ज हैं, आपने उनको एक जगह जोड़ रखा है, तो जैसे आप उनको हटाते हो, एक दूसरे से दूर करते हो, तो उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज चेंज हो जाता है। ऐसा मान लीजिए आपने देखा भी होगा कि जब दो तार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही उनको अलग करते हैं तो चिंगारी उठती है। देखा होगा आपने, या दो अलग अलग तार उनको जोड़ते हैं तो एक बार को चिंगारी आती है। जैसे इन्वर्टर के अंदर जब आप जो वायर है वो बैटरी के ऊपर लगाते हो या उसको निकालते हो तो वहाँ से थोड़ी चिंगारी आती है, हीट निकलती है, तो अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमेशा एनर्जी का लॉस ही होना है। किस फॉर्म में, हीट एनर्जी निकलती है, थोड़ी लाइट एनर्जी भी निकलती है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, जैसे आपने इनको जोड़ करके हटाया, दो तार को जोड़ करके हटाया, तो इनके ऊपर जो नया चार्ज होगा वो इनकी कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए दो कंडक्टर को जोड़ करके आप अलग अलग कर रहे हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे Q2 है, हटाने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो हमेशा C1/C2 के इक्वल होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अगर दो तार को आपस में जोड़ करके या दो कंडक्टर को आपस में जोड़ करके हटाया जा रहा है तो उनका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, मैं लिख देता हूँ बेटा, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। व्हेन टू कंडक्टर आर टच्ड म्यूचुअली, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और देन सेपरेट, उसके बाद उनको अलग किया गया, तो चार्ज जो उनके ऊपर आया वो डिवाइड हो गया उनके रेशियो की कैपेसिटेंस में। मतलब ये कैपेसिटेंस है, अगर एक की C1 C2 है और नया चार्ज Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 का रेशियो उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होगा। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे ऐसा हुआ होगा। इसके लिए ना हम लोग दो कंडक्टर ले लेते हैं, एक को हम लोग इंसुलेटेड स्टैंड पे रखते हैं, दूसरे को भी हम लोग इंसुलेटेड स्टैंड पे रखते हैं और दोनों के चार्ज लिख लेते हैं। चलिए देखिए, ये डायग्राम में मैंने दो कंडक्टर ले लिए हैं, एक का नाम A मान लिया और दूसरे का मैंने क्या मान लिया, B। दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे हैं, एक को चार्ज Q1 दिया गया, एक को चार्ज Q2 दिया गया। इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है और इसकी C2। जैसे ही चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल मान लीजिए इसका V1 और V2। तो इस तरह से हमारा ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें दो चार्ज कंडक्टर अलग अलग रखे गए हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, दोनों के दोनों कैसे हैं, डिसकनेक्टेड हैं। ये डिसकनेक्टेड सिचुएशन है हमारी। अब हम इनको कनेक्ट करके अगली सिचुएशन पढ़ेंगे। ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन। इसमें क्या है, इस सिचुएशन में व्हेन बोथ A एंड B आर डिसकनेक्टेड, अलग अलग हैं, आइसोलेट हैं, बिल्कुल डिसकनेक्टेड, दोनों अलग अलग रखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बना लीजिए आप। अब मैं दूसरी सिचुएशन ले रहा हूं। अब सिचुएशन 2 लेते हैं, सेकंड सिचुएशन या केस 2, सिचुएशन नंबर 2। ये सिचुएशन नंबर इनिशियल सिचुएशन 1, ये हमारी सेकंड सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब दोनों कनेक्ट कर दिया गया, व्हेन बोथ कंडक्टर आर कनेक्टेड, कंडक्टर आर कनेक्टेड, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट होने से क्या होता है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो एक का पोटेंशियल V1 है, एक का V2, तो मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस है इनिशियली। तो जैसे ही कनेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो कनेक्टेड होते ही क्या होगा, सिंस पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस,
चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक फ्लो होगा। और कब तक होगा ये फ्लो, पता तो है ना आपको, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए या पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो देखिए दो कंडक्टर हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे हैं, ये कनेक्टेड कर दिया आपने, ये वही ए ये वही बी, स्टैंड इनका इंसुलेटेड है ये ए और ये बी। आप किसी का पोटेंशियल ज़्यादा मान लेना। अब जैसे ये पोटेंशियल, इस पे चार्ज मान लो कनेक्ट होने के बाद कुछ आ जाता है, इस पे चार्ज Q1 मान लो, Q2 मान लो, जो चार्ज था इसकी पोटेंशियल C1 पोटेंशियल V1 था, Q1 Q2 किसके इक्वल था इनिशियली, Q1 अगर यहाँ से आप लिखते तो किसके इक्वल लिखते, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2, कैसे आप लिख लेते। और जैसे कनेक्ट हुए दोनों कंडक्टर तो क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो गया तब तक चार्ज फ्लो होता रहा। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर टिल पोटेंशियल रिमेन्स सेम, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक ये होता रहेगा। मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल V हो जाता है, तो V किसके इक्वल होगा बताइए, तो V होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज की अगर बात करें तो जैसे ही आपने इनको कनेक्ट किया तो चार्ज इससे इस पे फ्लो हुआ या इससे इस पे फ्लो हुआ, इससे इस पे गया चार्ज Q1 इससे, या इससे इस पे आया, 10 कूलाम इससे इस पे गया या 2 कूलाम इससे इस पे आया, या सारा उस पे चला गया, टोटल तो सेम ही रहना है या टोटल चेंज हो जाएगा बताइए आप ही। तो आप कहोगे नहीं सर टोटल तो सेम ही रहेगा, तो बिल्कुल टोटल तो सेम रहेगा, क्योंकि चाहे इससे इस पे जाए या उससे इस पे आए टोटल तो यही रहना। तो टोटल तो हमारा वही रहेगा Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस का इससे कोई मतलब नहीं, वो हो जाएगी C1 प्लस C2। क्लियर है। अगर आप Q1 की वैल्यू रखें जो इनिशियली थी तो क्या थी वो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल। क्या आपको कॉमन पोटेंशियल क्लियर है। कॉमन पोटेंशियल वो है जब चार्ज का फ्लो होना रुक जाता है, तो पोटेंशियल रिमेन सेम, जिसे आप V नाम दे सकते हैं। क्या आपको कंडीशन नंबर 2 या सिचुएशन नंबर 2 क्लियर है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए। अब मैं कंडीशन 3 या सिचुएशन 3 लिखता हूं। सिचुएशन 3, व्हेन बोथ कंडक्टर आर डिस्कनेक्टेड, जब दोनों को अलग कर दिया गया। व्हेन A एंड B आर डिस्कनेक्टेड, जब दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये सिचुएशन है। सिचुएशन 2 क्या है, जब दोनों कनेक्ट किया गया था। तो इसमें क्या हुआ, लेट, अब आपको पता चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेट Q1 डैश एंड Q2 डैश बी द चार्ज ऑन A एंड B। A और B पे हमने ये चार्ज मान लिए। फिर तो ऐसी सिचुएशन होगी, अपना A नीचे बना देते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड, और ये B, ये बन गया। इस पे चार्ज Q1 डैश आया या गया हमें नहीं पता अभी। कैपेसिटेंस इसकी C2, इसकी C1। वोल्टेज की बात करते हैं, ये आप खुद सोचिए, आपने एक बैटरी चार्ज की, मोबाइल चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद हटा दिया गया, आपने चार्जर को अलग कर दिया, तो क्या उसका चार्ज एकदम से जीरो हो जाएगा जब तक वो वर्क नहीं करेगी? नहीं होगा। तो अगर उसे पोटेंशियल V मिल चुका तो डिस्कनेक्ट करते ही ये खत्म नहीं होगा, ये ही रहेगा। तो इसका भी V, इसका भी V। तो Q1 डैश किसके इक्वल आ गया, C1 V की ये वैल्यू है, एंड Q2 डैश किसके इक्वल होगा, तो ये C2 V। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 V अपॉन C2 V। V से V कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, Q1 डैश अपॉन
Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा चार्ज डिस्टरबेंस का रेशो आया। जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुए उनका रेशो उनकी कैपेसिटेंस के रेशो के इक्वल होगा। और इसमें हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, किस फॉर्म में होता है वो एनर्जी का लॉस, वो हीट की फॉर्म में लॉस होता है। 2021 के CBSE सिलेबस से वो हटा दिया गया है, तो अभी आप इस पे ही कंसंट्रेट करिए, ठीक है बेटा। ये आपकी 6th लेक्चर थी कैपेसिटेंस के ऊपर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो लास्ट होगा हमारा इस चैप्टर का।